चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक सरप्राइज़ दिया है तमाम फ्रीकैन को। चीफ जस्टिस का अज खुद नोटिस का इख्तियार जो था वो सवाबदीदी इख्तियार उन्होंने ले लिया था चीफ जस्टिस से। फिर जो चीफ जस्टिस का इख्तियार था बेंच बनाने का, वो भी उन्होंने उसकी सवाबदीद जो है ना वो चीफ जस्टिस से ले ली थी। चीफ जस्टिस ने सिर्फ एक लाइनर उनको दिया और उनको कहा कोई बात नहीं। हम बार बार सवाल पूछ रहे हैं कि काजी साहब क्यों नहीं गुज़िश्ता 7 हफ्तों से किसी भी बेंच का हिस्सा बन रहे। विन विन सिचुएशन फ़िलहाल आपको नज़र आ रही है, लेकिन हकीकत क्या है? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिपोर्टर्स बैठक में आप सबको खुश आमदीद। मेरे साथ अदील भाई मौजूद हैं, कामरान भाई भी हैं। व्यूअर्स, आज दूसरी समाअत हुई है सुप्रीम कोर्ट में। 5 रुकनी बेंच जो है ऑडियो लीक्स कमीशन जो बना था उसके ख़िलाफ़ ये बेंच तश्कील हुआ और उसके बाद उन्होंने बेंच की जो कमीशन था इसकी जो इन्वेस्टिगेशन थी या जो भी उसने करना था कमीशन ने वो सारा स्टॉल कर दिया था। और जो बेंच के सरबराह थे जस्टिस काजी फैज़ ईसा जो हैं, उन्होंने भी यही चीज़ आइडेंटिफाई की थी और उन्होंने कहा था कि जब तक उस तरफ से डिसीजन नहीं आ जाता तो इसकी कार्रवाई हम आगे फर्दर नहीं चला सकते। लेकिन आज की जो कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स जो हैं रेज़ हुए थे फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड, अदील भाई आप थोड़ा सा बताइएगा कि इस तरह के पॉइंट्स क्यों सामने ला रहे हैं दोबारा, जिससे अंदेशा यही दिया जा रहा है कि जो 5 रुकनी बेंच बना है वो ठीक नहीं बना। सर, बुनियादी तौर पर काजी फाइज़ साहब ने जो 27 तारीख को, जब 26 तारीख को अदालत ने कमीशन को काम करने से रोक दिया था, 27 तारीख को कमीशन का इजलास बुलाया और उस इजलास में अटॉर्नी जनरल ने उस ऑर्डर को पढ़ा जो 26 को 5 रुकनी लार्जर बेंच ने दिया था और उसकी रीज़निंग पढ़ी कि क्यों बेंच कमीशन को रोका गया है। उस पर भी उन्होंने दौरान समाअत, काफ़ी तवील समाअत हुई थी लगभग 90 मिनट की, उसमें उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशंस दी थी और अपने रिजर्वेशंस शो किए थे कि किस तरह बेंच ने रोक दिया है कमीशन को काम करने से, और उनको ही अब इनकॉर्पोरेट किया है अपने इस जवाब के अंदर। और जो जवाब उन्होंने फ़ाइल किया है, जो कंसाइज स्टेटमेंट उन्होंने फ़ाइल किया है, वो बुनियादी तौर पर उसकी एक रीज़न ये है कि वो फ़रीक हैं, रिस्पोंडेंट हैं इस केस के अंदर, उनको नोटिस हुआ हुआ है कमीशन को। और ये जवाब काजी फैज़ ईसा साहब ने नहीं बल्कि कमीशन ने फ़ाइल किया है बज़रिया सेक्रेटरी कमीशन। और इस जो जवाब है इसके अंदर बड़ी ही दिलचस्प, अब आप कह सकते हैं कि आप आर्गूमेंट्स लिए गए हैं। और सबसे पहले तो जो बेंच है उसके ऊपर एतराज़ उठाया है और ऑलमोस्ट वही एतराज़ उठाया है जो गवर्नमेंट उठा रही है। जो गवर्नमेंट ने गुज़िश्ता रोज़ एक अपनी फ़ाइल की थी एप्लीकेशन CMA, उसमें उन्होंने चीफ जस्टिस इजाज़ुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर पर एतराज़ात उठाए थे। आज काजी फैज़ साहब ने भी या उनके कमीशन ने वही एतराज़ात एक तरह से दोहराए हैं। उसके बाद उन्होंने बड़ी एक दिलचस्प बात की। उन्होंने कहा है कि ये जो बेंच बना है ये सुप्रीम कोर्ट रूल्स एंड प्रैक्टिस एक्ट 2023 की खिलाफ वर्जी है। अब यहाँ पर बड़ी दिलचस्प बात यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 है उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया जब वो एक्ट नहीं बना था और सदर मुमलिकत ने उस पर अभी तक दस्तखत भी नहीं किए। उसको सुप्रीम कोर्ट में जब चैलेंज किया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने पहली समाअत पर ही उस बिल पर अमल दरामद को रोक दिया था, अबूरी तौर पर एक हुक्म इम्तना जारी करते हुए उस पर काम रोक दिया था, या उस पर आप कह सकते हैं कि उस पर नफाज नहीं हो सकता। उसके बाद ऑब्वियसली जब वो बिल आप कह सकते हैं कि ऑपरेशनल नहीं है तो चीफ जस्टिस के ऊपर वो बाइंडिंग भी नहीं है कि वो उस बिल की मद में, क्योंकि उस बिल के अंदर ये लिखा हुआ है कि 2 सीनियर मोस्ट जजेस चीफ जस्टिस के अलावा ये इन पर मुश्तमिल 3 रुकनी कमेटी होगी जो 184 के जितने भी मुकदमात हैं उनके लिए बेंचेस की तश्कील का फ़ैसला करेगी और मुत्तफ़िका फ़ैसला होगा, या आप कह सकते हैं कि कम अज़ कम अक्सरियती फ़ैसला होना चाहिए उन तीनों का। अब काजी साहब उस बिल को जवाज़ बना रहे हैं। जो काजी फैज़ साहब का स्टांस है वो उनका इस वजह से भी स्टांस नज़र आ रहा है और उसकी एक रीज़निंग मुझे इसके जो कंसाइज स्टेटमेंट है उसमें एक बड़ी मज़े की एक दिलचस्प मुझे जवाब मिला है। हम बार बार सवाल पूछ रहे हैं कि काजी साहब क्यों नहीं गुज़िश्ता 7 हफ्तों से किसी भी बेंच का हिस्सा बन रहे, क्यों नहीं किसी भी मुकदमे का हिस्सा बन रहे। मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ दावे कर रहे थे, कुछ कह रहे थे चीफ जस्टिस से उनकी नाराज़ी है, कुछ लोग ये कह रहे थे कि शायद जो उनके खिलाफ क्यूरेटिव रिव्यू अभी तक सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग रखा गया है चीफ जस्टिस की जानिब से वो इसकी वजह है। और अब काजी साहब ने खुद ही इनडायरेक्टली उसका जवाब दे दिया है कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर चीफ जस्टिस अमल दरामद नहीं कर रहे लिहाजा वो किसी बेंच का हिस्सा नहीं है। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है। अब जो उन्होंने आज अपना आप कह सकते हैं स्टेटमेंट दिया है, जो कमीशन ने अपना जवाब जमा करवाया है, ऑलमोस्ट वही चीज़ें हैं, उनको दोहरा दिया है जो गवर्नमेंट ने
कल कही थी, और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से भी कुछ अहम ऑब्जर्वेशन आएंगी, क्योंकि गुज़िश्ता समात पर आपको याद होगा जब अटॉर्नी जनरल ने चीफ जस्टिस पर एतराज़ उठाया था तो उन्होंने कहा था कि मैं भी पूरी तैयारी के साथ आया हूँ और 5 जजमेंट्स अपने साथ लेकर आया हूँ कि क्यों कर मैं इस बेंच में बैठ सकता हूँ। आज जब समात का आगाज़ हुआ तो एक और पिटिशनर हैं इसी केस के अंदर, रियाज हनीफ राई, वो रोस्टरम पर आए, और ये नाजरीन के लिए बता दें कि वो जो समात हुई है वो बड़ी ही शॉर्ट सी हुई है, मगर वो क्रिस्पी थी। और क्रिस्पी इस वजह से क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक सरप्राइज़ दिया है तमाम फ्रीकैन को, चाहे वो काजी फायज़ साहब हों, चाहे गवर्नमेंट हो, अटॉर्नी जनरल हो, इवन दरख्वास्त गुजार। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि हमें मालूम पड़ा है कुछ दरख्वास्तें दायर हुई हैं, कुछ जवाबात आए हैं, तो हम, क्योंकि रियाज हनीफ राई साहब पहले पेश हुए, रोस्टरम पर आए, उन्होंने कहा कि मैंने एक कंटेम्प्ट की पिटीशन फाइल करनी है, अभी मैंने की नहीं है और उस पर मैं आर्ग्यू भी करना चाहता हूं, क्योंकि आपके हुक्म के बावजूद कमीशन बैठा, उन्होंने काम किया, उन्होंने इजलास बुलाया और वो ये नहीं कर सकते थे। जब आपको याद होगा वो हवाला दे रहे हैं, 26 को अदालत ने ऑर्डर किया और 27 को कमीशन बैठ गया, जो कि खिलाफ कानून है। वो इस ज़िमन में अब जस्टिस काजी फायज़ की सरबराही में बनने वाले 3 रुकनी कमीशन पर एतराज़ उठा रहे हैं और उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का मुतालबा कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ने उनको रोक दिया। चीफ जस्टिस ने उनको कहा कि आपकी पिटीशन के ऊपर अभी हम आपके आर्गूमेंट्स नहीं सुनेंगे, अभी हम मुख्तलिफ दरख्वास्तों को सुनेंगे जिन पर जजेस पर एतराज़ उठा है। उन पर अब चीफ जस्टिस ने कहा है कि हम तमाम दरख्वास्तों का जायज़ा लेंगे, उन पर नंबर लगाने की हिदायत कर देते हैं और मामले को 1 हफ़्ते के लिए मौखर करते हैं। आइंदा हफ्ते किसी भी रोज़ अब इस मामले पर समाअत करेंगे। दौरान समाअत एक दिलचस्प बात यह हुई कि जो शोएब शाहीन साहब जो वकील हैं, आबिद ज़ुबैरी के दरख्वास्त गुजार हैं जो इस केस में सदर सुप्रीम कोर्ट बार, उन्होंने कहा कि इस कमीशन के जवाब के अंदर हम पर भी एतराज़ उठा है कि हम लोग टॉक शोज़ में जाकर बात करते हैं। हम लोग अगर टॉक शोज़ में जाते हैं, शोएब शाहीन साहब ने कहा, तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट के दिफा में जाते हैं। जो 2 साल से सुप्रीम कोर्ट के बारे में बातें हो रही हैं, हम उनको डिफेंड करने के लिए टॉक शोज़ में अगर हमें कोई बुलाता है तो वहाँ पर जाते हैं। जिस तरह का तूफ़ान बदतमीज़ी बरपा है, जिस तरह अदलिया के दरवाज़ों पर आकर तकरीर की गई हैं, अगर हम भी नहीं अदलिया को डिफेंड करेंगे तो कौन करेगा। तो चीफ जस्टिस ने सिर्फ एक लाइनर उनको दिया और उनको कहा कोई बात नहीं, आप जो कुछ भी है आप तहरीरी सूरत में हमें दे दें, फिर हम उस पर देख लेंगे। अब देखते हैं, मामला मौखर हो गया, अब अगली जो समाअत होगी आइंदा हफ्ते किसी भी रोज़, उस पर क्या होता है। सर इसमें एक कान भाई बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, अदील भाई भी बात कर रहे थे कि जो कमीशन है, सेक्रेटरी कमीशन, उन्होंने पॉइंट आउट किया है कि जो सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर बिल जो है एक्ट, उनकी नज़र में वो जो है अप्रूव्ड है। इसकी वजह से उन्होंने ये पॉइंट जो है इसमें रेज़ किया था कि चीफ जस्टिस अपनी मर्ज़ी से बेंचेस जो हैं वो बना नहीं सकते, ना ही उसकी तश्कील दे सकते। तो अगर वो केस में जो 8 रुकनी बना था जिसने स्टॉल कर दिया है इसी लॉ को, क्या कानून में इसकी अंडरस्टैंडिंग है इस सेंस में कि कोई भी इस बेसिस पे मान ले कि मैं 8 रुकनी बेंच का जो फैसला है स्टॉल का वो नहीं मानता, और ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन से चूँकि पास हो गया पार्लियामेंट से, तो वो ठीक ही है कानून। देखिए, बिल्कुल ऐसा होता है अमूमन कि एक कानून जब बनता है, जब वो नाफिजुल अमल हो जाता है तो उसके बाद ही उसके ऊपर प्रोसीडिंग होती हैं। मतलब उसको आप चैलेंज करते हैं या उसके अगर उसको अदालत के रूबरू लाते हैं तो वो ज़ाहिर है बनने के बाद, क्योंकि बहुत सी सूरतों में हमने ये देखा कि कानून अभी बना नहीं होता, नाफिजुल अमल नहीं होता, पाइपलाइन में होता है, फॉर्मेलिटीज़ अगर पूरी नहीं हो रही होती, लेकिन एंटिसिपेटरी तौर पर उसको जो है वो चैलेंज किया जा सकता है। और बहुत से केसेस ऐसे हैं जिसमें अदालतों ने इस तरह के केसेस जो हैं वो टेकअप किए हैं, उनके ऊपर जजमेंट्स भी पास किए हैं। तो ये एक चीज़ है। लेकिन दूसरी सूरत में जो पिटिशनर जिन्होंने चैलेंज किया, उनका भी ये मौक़िफ़ बनता है, ठीक है, वो ये स्टैंस ले सकते हैं कि जनाब ये नाफिजुल अमल हो चुका था, आप पहले इसके ऊपर अमल करते और उसके बाद वो जो एक कमेटी बननी है 3 रुकनी, वो कमेटी बेंच बनाती और वो बेंच, उस कमेटी का बना हुआ बेंच जो है वो फिर इसके ऊपर चाहे इसको स्टे करता या इसको एंटरटेन करता या इसको डिसमिस करता, ये वो डोमेन होती है। अब यहाँ पर थोड़ी सी टेक्निकलिटीज़ जो है ना वो मैं देखनी होंगी कि इसका जब एक जो लेजिस्लेशन एक बनती है कि जी पार्लियामेंट ने पास किया, उसके बाद वो सदर के पास जाता है, सदर उसके ऊपर दस्तखत करते हैं और फिर उसके बाद बाकायदा उसको नोटिफाई किया जाता है। तो हमें यह भी देखना होगा कि जी क्या ये नोटिफाई हुआ था
यानी 8 रुकनी बेंच ने जब समाअत की तो उस वक्त ये नोटिफाई हो चुका था या नहीं हो चुका था? हमारी मालूमात के मुताबिक ये जब स्टे हुआ है उसके अगले दिन जाके इसको नोटिफाई किया गया है। यानी जिस दिन पहली समाअत हुई है 8 रुकनी बेंच ने इस केस की और उसमें उन्होंने स्टे दे दिया, इसकी कार्रवाई को रोक दिया कि जिस पर अमल नहीं हो सकता, उस वक्त तक शायद नोटिफिकेशन जो है वो नहीं हुआ था। बहरहाल इन ईदर केस ये पॉइंट जो है वैलिड है, होता है ऐसा। और मैंने आपको बताया कि यहाँ पर ज़ाहिर है वो तो ये कहेंगे कि जनाब लेकिन हर कानून जो चैलेंज हो रहा हो, अगर जब 8 रुकनी बेंच ने ये फ़ैसला दिया ना, जिसको ये कहा जा रहा है कि इन्होंने पहली समाअत में बग़ैर नोटिस जारी किए और बग़ैर फ़रीक़ों को सुने हुए, हुकूमत को सुने हुए, ये एक अपने यकतरफ़ा तौर पर यूनिलेटरल डिसीजन दे दिया और इसको रोक दिया, तो वो उसमें उन्होंने उसकी ख़ास तौर पे अगर आप उस ऑर्डर को पढ़ें, उस 8 रुकनी बेंच के ऑर्डर को पढ़ें, तो उसमें उन्होंने बहुत सारी रीज़न्स दी हुई हैं डिटेल के साथ। अमूमन शॉर्ट ऑर्डर्स जो या इंटरिम ऑर्डर्स होते हैं उनके अंदर डिटेल्स नहीं होती, लेकिन उस ऑर्डर में उन्होंने बाकायदा डिटेल्स दी हैं। इसीलिए इस चीज़ की डिटेल्स दी हैं कि जी ये क्यों हमने यूनिलेटरली जो है ना इसको फौरी तौर पे रोका है, क्यों हमने, वो कौन सी वजूहात हैं जिनकी बिना पर हमें फ़ौरी ज़रूरी था कि हम ये फौरी तौर पर एक बेंच बनाते, लार्जर बेंच, और इसको रोकते। उन्होंने उसमें मुख्तलिफ़ केसेस का भी हवाला दिया हुआ है, रेफरेंसेस हैं, उन्होंने केसेस के नंबर कोट किए हुए हैं कि ये फ़लाँ फैसले, फ़लाँ जजमेंट में भी ये हुआ था, फ़लाँ केस में भी ये हुआ था। तो बाकायदा उन्होंने रीज़न दी थी क्योंकि उन्होंने पता था 8 रुकनी बेंच को कि इसके ऊपर उनको तनकीद का सामना करना पड़ेगा। ये वो पहली समाअत में ही ये बेंच बना रहे हैं और पहली समाअत में ही बग़ैर नोटिस के, बग़ैर दूसरी पार्टी को सुने हुए स्टे ऑर्डर जारी कर रहे हैं। तो इसके लिए उन्होंने बाकायदा रीज़न जो हैं वो दी हुई हैं। अब रीज़न्स आपको पता है कि हर केस में अगर रीज़न्स उन्होंने दी हुई हैं तो जो चैलेंज करने वाले हैं हुकूमती वकील या अटॉर्नी जनरल, उनके पास अपनी रीज़न्स होंगी। वो 6 रेफरेंस अगर उन्होंने दिए हुए हैं तो 8 रेफरेंस शायद इनके पास भी होंगे कि जी जो आप कह रहे हैं ऐसा नहीं होता। तो मतलब आप जिसे कहें कि ये एक विन विन सिचुएशन फ़िलहाल आपको नज़र आ रही है, लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत इस वक्त यह है कि 8 रुकनी बेंच ने चूँकि स्टे दिया हुआ है और उसको उन्होंने कबूल भी किया हुआ है, उस पर अमल भी नहीं हो रहा, क्योंकि आपको पता है वो क्या था। देखिए 8 रुकनी बेंच ने जो स्टे किया, प्रैक्टिस एंड सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल एक्ट, वो था 3 चीज़ों से मुतालिक था, चीदा जिसमें कि जी एक तो चीफ़ जस्टिस का अज़ खुद नोटिस का इख्तियार जो था वो सवाबदीदी इख्तियार उन्होंने ले लिया था चीफ़ जस्टिस से। नए कानून में यह था कि जी चीफ़ जस्टिस खुद से सवाबदीद पे नहीं ले सकते अज़ खुद नोटिस, एक 3 रुकनी बेंच होगा जो इस चीज़ का नोटिस लेगा। उसमें चीफ़ जस्टिस भी शामिल होंगे, उसमें सीनियर पियोने जज भी शामिल होंगे, उसमें कोई और जज भी, एक 3 रुकनी कमेटी बनेगी। फिर जो चीफ़ जस्टिस का इख्तियार था बेंच बनाने का, वो भी उन्होंने उसकी सवाबदीद जो है ना वो चीफ़ जस्टिस से ले ली थी। उन्होंने कहा जी चीफ़ जस्टिस बेंच नहीं बनाएंगे अपनी सवाबदीद पे, ये बेंच जो है वो बना करेंगे 184(3) के केसेस में, ख़ास तौर पर जो मफाद आमा के केसेस हैं उनमें बेंच बना करेगा। तो वो बेंच जो है वही 3 रुकनी कमेटी जो है जजिस के ऊपर जो कमेटी मुश्तमिल है वो बनाएगी। यानी अकेले चीफ़ जस्टिस नहीं बनाएंगे, 3 रुकनी जजिस चीफ़ जस्टिस पर की सरबराही में एक 3 रुकनी कमेटी होगी वो बनाएगी। और इसी तरीके से यानी ये बराह रास्त चूँकि चीफ़ जस्टिस के इख्तियारात से मुताल्लिक था, तो इस वजह से उन्होंने जो रीज़न्स दिए उसमें ये बताया कि चूँकि इससे इस कानून के नफाज से ये वाले मामलात जो हैं वो मशकूक होने थे या वो गलत हो जाने थे, इसकी वजह से उन्होंने वो अर्जेंसी जो थी कि जी जिसकी वजह से ये स्टे ऑर्डर दिया गया, उसकी रीज़न्स भी उसमें दिए। बिल्कुल वेरी इंटरेस्टिंग कि जो आज का हवाल है रिगार्डिंग डिस्पेंसेशन ऑफ लॉ, लग तो ऐसी रहा है कि जो बाकी आपकी जिस तरह ECP की दरख्वास्तें थीं कंसर्निंग इलेक्शंस जो का इशू आ रहा था पंजाब और KPK का, उसको लटकाने की कोशिश की जा रही है या फिर सीधा जो है टक्कर मारने की कोशिश की जा रही है अदलिया के ख़िलाफ़। तो गवर्नमेंट पे भी एक डिसबिलीफ भी है, एक सेंसेशनलिज्म भी वो क्रिएट कर रही है कि हम इस सिचुएशन में से कैसे निकलें। खैर जो बाकी ताज़ा तरीन अपडेट्स होंगी रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट या जो अदलिया से रिलेटेड है वो हम आपको देते रहेंगे। अगले प्रोग्राम में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।